160 शब्द प्रति मिनट, 1220 वर्ड। स्टार्ट। महोदय, यदि शरीर में जहर है तो वह प्रत्येक अंग को जरूर प्रभावित करता है। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि अनुच्छेद 370 बना रहना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की नाजुक परिस्थिति कश्मीर की हो रही है और कश्मीर समस्या जिस खतरनाक ढंग के मोड़ पर है, ऐसे समय पर अनुच्छेद 370 को रखने या हटाने की बात करना गलत प्रतीत होता है। डॉक्टर कर्ण सिंह ने एक संगोष्ठी में कहा था कि यहाँ की समस्या का समाधान अनुच्छेद 370 को रद्द करने से नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कश्मीर समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान से बातचीत न की जाए और इस संबंध में कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता न हो जाए। कश्मीर समस्या पाकिस्तान के आक्रमण के साथ आरंभ हुई थी और वहाँ आज भी जो कुछ हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है कि उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, प्रशिक्षण कौन दे रहा है। मेरे विचार से इन उग्रवादियों को पाकिस्तान से प्रशिक्षण और पैसा मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इन तथ्यों पर ध्यान दिए बिना वहां किसी समाधान की संभावना नहीं हो सकती। आज कश्मीर की जनता का उग्रवादी तत्वों से मोह भंग हो चुका है और आम आदमी शांति चाहता है तथा वहां थोड़ी सही राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अनुच्छेद 370 के रद्द किए जाने की बात करने या उसकी वकालत करने का उचित समय नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि कश्मीर में अलग अलग पड़े गए युवा वर्ग को मुख्य धारा में पुनः लौटाया जाए। इधर प्रधानमंत्री श्री गुजराल ने कहा कि देश को समृद्ध बनाने की दिशा में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी। तकनीकी क्षेत्र में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री यहां ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध की 421वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक का शिलान्यास किया। उधर सभा की अध्यक्षता भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से की गई। प्रधानमंत्री ने उनकी युद्ध शैली की चर्चा करते हुए कहा कि स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता के लिए हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहादुरी के साथ युद्ध किया, लेकिन उन्हें तकनीकी कमी के कारण युद्ध में कई अड़चनों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इसी तकनीकी दृष्टि को सामने रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि स्वतंत्रता एवं देश की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने और विदेशी नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए तकनीकी क्षेत्र में पूर्ण निपुणता हमें हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता अपितु शांति एवं अमन चाहता है। तकनीकी क्षेत्र में निपुणता हासिल करने का मुख्य ध्येय इतिहास से सबक हासिल करना है। श्री गुजराल ने पूर्व थल सेनाध्यक्ष को इतिहास पुरुष की संज्ञा देते हुए कहा कि उन्होंने अपने युद्ध कौशल से नए युग का सूत्रपात किया था और हमको भी इस विरासत को कायम रखने के बारे में हर तरह से तकनीकी निपुणता हासिल करने का संकल्प पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सरकारें बदल सकती हैं, हम में मतभेद पैदा हो सकते हैं, लेकिन देश की एकता के सवाल पर हम सभी एक हैं और एक होना भी चाहिए। महोदय, भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रश्न हो अथवा चुनाव में धन बल और बाहुबल के दुरुपयोग का, प्रदूषण की समस्या हो या सफाई की, जातिवाद झगड़ों की बात हो या सांप्रदायिक उन्माद की, पुलिस ज्यादतियों की समस्या हो अथवा सरकारी अधिकारियों की संवेदनशीलता की, इन सभी बातों के लिए अंतिम अदालत सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं बल्कि जनता भी है। आज जो छोटे छोटे संगठन इन प्रश्नों को लेकर न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाने का छोटा रास्ता अपना रहे हैं, कदापि उन्हें यह सोचना होगा कि वे इस रास्ते से न्यायपालिका को विवादों के दलदल में घसीटकर जिस अदालतशाही ढांचे को दावत दे रहे हैं वह कभी तानाशाही का रूप ले सकता है। न्यायपालिका में हमारी आस्था जरूर होना चाहिए, पर उससे पहले कहीं अधिक अनिवार्य है जनता का अपने आप में अपना विश्वास और अपनी सामर्थ्य का आकलन। श्रीमान, जनतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में आज देश को एक व्यापक आंदोलन की जरूरत बहुत महसूस हो रही है। गांव-गांव में, नगर-नगर में नागरिक परेशान और हताश हो रहा है। हर परेशान आदमी सामर्थ्य और
धन के अभाव में अदालत के चौखट पर नहीं पहुंच पाता है, वह अत्याचार के विरुद्ध कौन से न्यायालय में सामने जाकर गुहार कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उसे संगठित करने की आवश्यकता है। वह कार्य कौन करेगा? स्वयं सेवी संगठन। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के चक्कर काट रहे लोग इस न्यायालय की तुलना में जनता की अदालत में जाकर जनमत और जन आंदोलन को मजबूत करने का रास्ता चुने तो शायद वे भारतीय जनतंत्र के वर्तमान गतिरोध और बिखराव को दूर करने में सचमुच में निर्णायक भूमिका अदा कर सकेंगे। रास्ता तो कठिन है, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जनतंत्र को मजबूत करने का यही रास्ता ठीक है। महोदय, भारतीय प्रशासनिक सेवा और उनके समकक्ष सेवा अधिकारी वर्ग सरकार से ऊंचे वेतनमान की मांग कर रहा है। यह मांग इसलिए की जा रही है कि निजी क्षेत्र के औद्योगिक घरानों में अपने अपने अफसरों को ऊंची ऊंची तनख्वाह के साथ अन्य दूसरी सुविधा देने की बेशक होड़ लगी हुई है। यदि वेतनमान के आधार पर हैसियत तौली जाने लगेगी तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की क्या हैसियत रह जाएगी। वेतनमान के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा सामंतवादी मनोवृत्ति का परिचायक बनती जा रही है। इस प्रकार की मनोवृत्ति के अधिकारी देश की जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते। दरअसल सरकारी अफसरों को प्रयास करना चाहिए कि आज अशासकीय क्षेत्र में जो स्पर्धा ऊंचे वेतनमान की चल रही है उसको समाप्त करने के लिए कोई ठोस कानूनी प्रावधान किया जाए, ताकि भारत जैसे देश में वेतनमान की नहीं बल्कि श्रम और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानजनक माना जा सके। उन्हें प्रशासकीय ढांचे को अधिक कारगर और जनोपयोगी बनाने वाले बिंदुओं पर विचार कर उचित निर्णय लेने चाहिए। देश में भ्रष्टाचार होने के बावजूद आज भी बहुत से चरित्रवान, ईमानदार, निष्ठावान राजनेता और अफसरों की कमी नहीं है। वे आज भी मौजूद हैं। आवश्यकता तो सिर्फ इस बात की है कि ऐसी मानसिकता को बदला जाए जहां तक हो सके निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य पालन को प्रतिष्ठा का आधार बनाया जाए। इसके साथ ही यह भी देखा जाना जरूरी है कि शासकीय कोषालय का अधिक धन वेतन भत्ते में खर्च करने की तुलना में धन को विकास कार्य में लगाया जाना चाहिए, जन कल्याण कार्य में लगाया जाना चाहिए। इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए प्रशासन में उच्च पद पर पदस्थ व्यक्तियों को अपनी मानसिकता